तो क्या अब हमको ये मानना चाहिए कि WWE के जो दिन है वो बदलने वाले हैं? मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ क्या हुआ, जिसके बाद से जो इंटरनेट है, प्रो रेसलिंग जो पूरी कम्युनिटी है वो एक्सप्लोड हो गई है इस बड़ी चीज़ के बाद में, और वो है WWE का टीवी 14 प्रोग्रामिंग में स्विच करना। अब मैं आपको पूरा पहले डिटेल में कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है, उसके बाद क्या चीज़ है वो बताता हूँ। देखो, WWE एक ऐसा प्रोडक्ट है, या फिर मतलब WWE ही ऑब्वियसली प्रोडक्ट है जो कि टीवी पर कंज्यूम करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो। अगर मैं यूएसए की गाइडलाइन आपको बताऊं तो इसके हिसाब से वो कुछ कैटेगरी के अंदर उसको डालते हैं, जैसे कि टीवी पीजी हो गया, टीवी 14 हो गया, फिर टीवी एक एमए करके भी होता है जो बिल्कुल ही बड़े वाले लोगों के लिए होता है, मैच्योर वाले लोगों के लिए, मतलब बड़े वाले लोगों के लिए, मतलब ठीक है, जिसको वैसे टाइप का कंटेंट पसंद है। तो ये जो है कुछ गाइडलाइंस होती हैं, और ये इसलिए होती हैं कि भैया देखो बच्चे बिगड़ ना जाए कहीं। अगर टीवी पीजी के अंदर वो आ रहा है तो वो जो प्रोग्रामिंग है पहले से बताएगी कि हाँ हमारा प्रोडक्ट इसके अंदर आता है, और हम पहले से तुमको जो है वो डिस्क्लेमर नहीं देते, वैसा साहब ऐसे कह सकते हो। और इसी के बेस पर ये भी डिसाइड होता है कि किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट, किस टाइप के जो स्पॉन्सर्स हैं वो तुमको मिलने वाले हैं। जैसे कि अब आप सोचो खुद ही, एक ऐसा शो चल रहा है जैसे ओलंपिक्स चल रहा है, तो वहां पर ऐसे एनर्जी ड्रिंक के स्पॉन्सर्स आएंगे, इस टाइप के आएंगे। फिर सोचो आप किसी मोटर के एक्सपो में गए हो, ठीक है, फिर वहां पर ऐसे इंजन ऑयल्स के आएंगे ऐसे करके। तो प्रोडक्ट के हिसाब से जो स्पॉन्सर्स है वो होते, तो ये हर जगह सेम होता है, आपको पता ही है, ताकि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो मैक्सिमम अपने पैसे लगाने की कीमत वसूल सकें। तो यही चीज जो है WWE के साथ भी है कि अगर वो टीवी पीजी के अंदर अपना कंटेंट दिखाते हैं तो फिर ऐसा कंटेंट आएगा जहां पर ऑलमोस्ट हर तरीके के एड्स आ सकते हैं, इवन उसमें बच्चे भी इंक्लूड होंगे, बच्चों की देखने वाली चीजें भी, जिससे बच्चे जो है देखें और उसे अपने मम्मी पापा को बोलेंगे मुझे दिला दो। बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज जो बता रहा हूँ। फिर अगर मैच्योर कंटेंट हो गया तो फिर वहां पे कुछ उस टाइप के एड्स आएंगे जिससे मैच्योर को वो अपनी और अट्रैक्ट कर सके अपनी चीज को बिकवाने के लिए। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा रहता है। तो WWE ने 2008 में अपना जो कंटेंट है उसको टीवी पीजी से टीवी 14 पर स्विच कर दिया था, और इसके पीछे रीजन ये था कि इससे WWE के पास ज्यादा एडवर्टाइजर्स हो गए थे, क्योंकि अब उनका कंटेंट बड़ों के लिए तो आ ही रहा है। जो टीवी पीजी है वो भी तो ऑब्वियसली बड़ों के लिए है, लेकिन मतलब जो टीवी पीजी है उसमें बच्चे भी आ गए, बड़े भी आ गए। टीवी 14 था तो उसमें सिर्फ 14 से ऊपर के थे। तो WWE को ज्यादा अपने पैसे कमाने थे, और उन्होंने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट भी किया। WWE बहुत ज्यादा प्रॉफिट में भी गई, इवन अब तक प्रॉफिट में, भली रेटिंग्स नीचे जा रही हो। लेकिन अब WWE ने 2008 के बाद से क्या डिसाइड किया है, आई थिंक ये 14 साल हो गए होंगे, कि हमारा जो कंटेंट है वो फिर से जाएगा टीवी 14 में। और मंडे नाइट रॉ का जो एपिसोड है WWE उसको टीवी 14 बना रही है। ये एंड्रू जेरियन की तरफ से हमको जो रिपोर्ट है वो पता चलती है। अब पहले ये चीज ऐसे सुनने में आ रही थी कि अगले हफ्ते से होने वाली है, लेकिन अब प्लान्स ये है कि होगी तो जरूर, लेकिन कब से होने वाली है इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन नहीं है। शायद नेक्स्ट हफ्ते, या फिर जब इसके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से सोच विचार हो जाएगा। तो अब इससे क्या बदलने वाला है, क्या किस्मत बदलने वाली है रॉ की, क्या हमारे कंटेंट को देखने में डिफरेंस क्रिएट होगा। अब दो साइड समझते हैं। पहली साइड, अरे भाई साहब मजे ही आ जाएंगे यार, हमें तो ऐसे ऐसे आंखें अपनी गर्म करने को मिल जाएंगी, बहुत खतरनाक सी स्टोरी लाइन होगी, ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो हम एटीट्यूड एरा के अंदर देखते थे, सब कुछ बदल जाएगा, पहली जैसी WWE हो जाएगी, मजा ही मजा है। पुराने फैंस भी वापस आ जाएंगे, जिन्होंने छोड़ी थी वो भी आ जाएंगे, जो नई भी थे हम उनको भी लेके आ जाएंगे। ये तो हो गई पॉजिटिव तरीके से सोचना, पॉजिटिव क्या, ओवर एक्साइटेड होकर सोचना। लेकिन अगर हम न्यूट्रल तरीके से सोचें, या फिर अगर मैं आपको इसकी थोड़ी एक बैड साइड दिखाना चाहूँ, तो वो ये है कि हमेशा जरूरी नहीं कि अगर उन्होंने अपनी रेटिंग चेंज कर दी, अपनी गाइडलाइंस चेंज कर दी, तो इसके हिसाब से उनका कंटेंट भी स्विच हो जाएगा। ऑब्वियसली ये चेंज किसी रीजन की वजह से है, क्योंकि विंस मैकमैन को ऐसे बैठे बैठे तो भूत चढ़ नहीं रहा होगा कि नहीं यार टीवी पीजी में बहुत पैसे कमा लिया, टीवी 14 में जाते हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज करना है उनका, कि उनको थोड़े बहुत एडवर्टाइजर से हाथ धोना पड़ सकता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो तुमको गाइडलाइन मिली या रेटिंग मिली है उसके हिसाब से ही शोज चल रहे हो। इवन NXT भी जो है टीवी पीजी के अंदर आता है, लेकिन वहां पर जो आपको थोड़ा बहुत एजियर कंटेंट देखने को मिलता है। एजियर कंटेंट से मतलब ये हो गया कि जो तन बदन का प्रदर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये भी इसमें आता है। अब मैं आपको पूरा खुल के ही बता रहा हूँ जब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ सही से। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको सब चीजें ऐसे खुल्लम खुल्ला देखने को मिले तो कंटेंट अच्छा हो जाएगा। भाई अगर आपको सिर्फ ऐसे देखना है तो फिर उसके लिए और भी बहुत सारी जगह है, लेकिन यहाँ पर बात होती है स्टोरी लाइन के ऊपर भी काम करने की। तो अगर वो चीज़ वैसे भी सही नहीं है तो फिर भाई तुम एटीट्यूड एरा भी लेके आ जाओ आपके टाइम में, स्टोरी लाइन वैसी ना तो वही सुपरस्टार्स को खड़ा कर दो जो कि एटीट्यूड एरा में थे। मेरे ख्याल से कोई काम नहीं बनने वाली, कोई बात नहीं बनने वाली। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टीवी 14 में हो रहा है तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हो सकता है चीज़ें अभी भी लिमिटेड वे में हो, या फिर हो सकता है ना भी हो, सिर्फ उन्होंने इसको चेंज किया है क्योंकि वैसे भी फर्क तो ज़्यादा पड़ नहीं रहा आजकल, क्योंकि शोज टीवी पीजी के अंदर या टीवी 14 के अंदर थोड़ा बहुत वो अपना मामला अपनी लाइन इधर उधर क्रॉस कर ही सकते हैं, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी शोज को होती है। तो मैं तो आपको इसके ऊपर भी ये कहना चाहूंगा कि अभी से इसके बारे में कोई ऐसा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हाँ पॉजिटिव होप है यहाँ पे, क्योंकि ये बात तो है, ये बात प्रूफ हो चुकी है WWE के अंदर कि जब WWE थोड़ा सा एजियर कंटेंट की तरफ जाती है, थोड़ा सा चीज़ों को स्पाइस
स्पाइस उसमें ऐड करती है तो फिर मामला होता है इंटरेस्टिंग, जो हमने अभी रिसेंट भी स्टोरी लाइन्स के अंदर देखा था यंगर फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये ओवरऑल मेरा इसके ऊपर ओपिनियन है। बाकी अभी देखो जब ये चीज़ हो जाएगी, ये सिर्फ मंडे नाइट रॉ के लिए होने वाली, मैं आपको बताया था, क्योंकि ये WWE का फिलहाल प्लान रॉ के लिए, स्मैकडाउन के लिए होगा ही नहीं होगा वो एक बात की बात है, लेकिन फिलहाल मंडे नाइट रॉ फिर से होने जा रहा है TV 14 14 साल के बाद। अब कुछ डिसीजन लेके ही विंस मैकमैन ने सोचा होगा, तो डेफिनेटली चेंज तो आएगा। वो चेंज क्या उतना अच्छा होता है कि कंटेंट भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी लाइन के ऊपर भी काम करना है, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। बाकी आपके क्या ओवरऑल थॉट्स हैं इसके ऊपर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और मेरे थॉट्स के साथ क्या आप एग्री करते हो या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं रेसलमेनिया की। तो भैया रेसलमेनिया की WWE ने जो है टिकट सेल्स हैं उसको अनाउंस कर दिया, 12 अगस्त से आएंगे। और आप लोग यहाँ पर पोस्टर भी, पहला पोस्टर देख सकते हो रेसलमेनिया का, जहाँ पर ये ऑब्वियसली ये हॉलीवुड वाली थीम है, गोल्डन एंड ब्लैक वाली। और यहाँ पर जो सुपरस्टार्स फीचर है वो है बेकी लिंच, ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, बियांका ब्लेयर, रोंडा राउजी एंड रोमन रेंस। एंड ऑब्वियसली बात है इन सुपरस्टार्स को यहाँ पर फीचर होना ही है। तो ये पहला पोस्टर है। इवन गाइस इससे रिलेटेड मैं आपको ये बात बता, हाँ 12 अगस्त से टिकट्स भी आने वाली है सेल पे, तो उसके ऊपर मेरी भी नजरें हैं, यू नो। तो मैं आपको रेसलमेनिया के बारे में एक और फैक्ट बताता हूँ जो कि आज मुझे पता चला। तो सीन ये है कि रेसलमेनिया का नाम ओरिजिनली रेसलमेनिया नहीं होने वाला था। विंस मैकमैन इसका नाम पता क्या रखते? विंस मैकमैन इसका नाम रखने वाले थे द कोलोसल टसल। तो अभी आपको जो ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, शोज ऑफ शोज ऐसे करके जो हमको सुनने को मिलता है, तो उसका नाम होता है रेसलमेनिया नहीं बल्कि द कोलोसल टसल। लेकिन इसमें चेंज कैसे हुआ? हावर्ड फिंकल जो कि आपको पता है WWE के लेजेंडरी अनाउंसर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इसको, उन्होंने कुछ यहाँ पर ऐसा सजेशन दिया रेसलमेनिया से रिलेटेड जिसके पीछे मेनिया आ रहा हो, तो इस तरीके से जो है पूरा नाम रेसलमेनिया का फॉर्म हुआ था। वरना अगर हावर्ड फिंकल उस टाइम पर ना होते तो विंस मैकमैन इसका नाम रख देते द कोलोसल टसल। और ये चीज़ होने वाली थी एक्चुअल में, क्योंकि विंस मैकमैन इसको कर रहे थे। तो कितना अजीब लगता है, मतलब अभी हम कह रहे हैं रेसलमेनिया 39 तो अब बोलते द कोलोसल टसल 39, बहुत वियर्ड लग रहा है सुनने में। वैसे पूछूं भी क्या मैं, ये तो अजीब ही लग रहा है। कोडी रोड्स ने रिएक्ट किया किस चीज़ के ऊपर पता नहीं, लेकिन क्या रिएक्ट किया आप लोग देख सकते हो इस वाली इमोजी के अंदर, जहां पर कोडी रोड्स सिर्फ आई विंक कर रहे हैं। अब देखो इससे क्या मतलब है उनका समझ नहीं आ रहा, बट जिस टाइम पर कोडी रोड्स ने पोस्ट करी है, ट्वीट किया है, इससे ये फैंस अज्यूम कर रहे हैं कि शायद ये कोडी रोड्स ने इशारा किया है मंडे नाइट रॉ का स्विच होना TV PG से TV 14 के ऊपर। ऐसे इशारा हमको लग रहा है। अब रिटर्न को लेके तो हम क्या ही बोलें इसके बारे में, क्योंकि अभी तो टाइम लग रहा है उनको। वैसे अगस्त में मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज हैं कोडी रोड्स, तो लेट्स सी उनकी रिकवरी क्या तब तक हो पाती है। वरना फिर रॉयल रंबल तो मुझे उनका लग रहा है नेक्स्ट ईयर का काफ़ी कमाल का जाएगा। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो गाइस स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए WWE ने कुछ चीज़ें एडवर्टाइज की है। नटालिया और लिव मॉर्गन का मैच होगा, नॉन टाइटल मैच ही है। और WWE ने मैडकैप मॉस और थ्योरी का सिंगल्स मैच भी एडवर्टाइज किया हुआ है। कल स्मैकडाउन के एपिसोड में देखते हैं क्या हमको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत स्लो पेस पे चल रही है ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की राइवलरी। दोनों अलग अलग शोज के ऊपर आ रहे हैं, पता नहीं क्या ही सोच के, भैया एक जगह आ जाओ ना, एक जगह तुम्हें हमें देखना है। वो चीज़ WWE कब करेगी, एंड आई थिंक उस पर डिपेंड करता है कल की स्मैकडाउन कैसी जाएगी। पॉल हेमन जो कि रोमन रेंस की हमेशा तारीफें करते हैं, इस बार कुछ और बढ़ चढ़ के उन्होंने बातें कर दी। जब उन्होंने पॉप कल्चर को अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि टॉप अट्रैक्शन लास्ट ईयर हर प्रीमियम लाइव इवेंट का, हर पेपर व्यू का कौन था। अच्छी बात है, पॉल हेमन ने पिछले साल की बात की, क्योंकि इस साल तो क्या ही हाल है रोमन रेंस का PPV के अंदर, हमको पता है। फिर उन्होंने कहा कि कौन जो है स्टार था नेटवर्क टेलीविजन स्मैकडाउन का, अनडिस्प्यूटेड रेन उन्होंने बात करी 365 टाइम की। फिर वो भी कहते हैं कि WWE ने जो है $1 बिलियन में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, वो किसकी वजह से हुआ है? वो रोमन रेंस की वजह से हुआ है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि WWE की सक्सेस के पीछे सीक्रेट सिर्फ एक है, और वो है तुम्हारा सबका हमारा ट्राइबल चीफ। तो पॉल हेमन ने यहाँ पर डेफिनेटली बातें करेक्टर में रहकर कही हैं, बट झूठ भी नहीं बोला है। मैं कहूँगा कि जो रोमन रेंस ने पिछले साल, इस साल तो नहीं कह रहा मैं भैया, क्योंकि अभी साल रेसलमेनिया के बाद से बहुत मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन हाँ पिछले कुछ टाइम मुझे कैरी किया है शोज़ को, वो रोमन रेंस ने किया था। बट ये बात और ज़्यादा उनकी तब अच्छी लगेगी जब रोमन रेंस ज़्यादा टेलीविजन के ऊपर आएंगे। NXT से आपको सांगा की अपडेट दे देता हूँ। सौरभ गुर्जर जो कि अभी वीर महान के साथ थे कुछ टाइम पहले, इवन जिंदर महाल के साथ भी शायद WWE कुछ पेयर करने का सोच रही थी, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। तो उनका जो लुक वगैरह उसमें उन्होंने चेंज कर दिया। अगर आपने रिसेंट NXT देखी होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो सांगा का लुक यहाँ पर चेंज हो गया, जहाँ पर वो रेसलिंग ट्रंक में आ गए हैं और एल्बो में उनके पैड्स हैं और हाथ में उनके ग्लव्स वगैरह हैं। तो ये शायद उनके कुछ ना कुछ चेंज लेके WWE कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है उनके साथ, और मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ यहाँ पे पहले से अगर मैं सांगा को कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी फिजिक में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है। बाकी साइज तो उनका मैसिव है ही, इवन वीर महान से ज़्यादा उनका साइज है। तो जब वीर महान को रॉ पर, वैसे वीर महान को रॉ की मैं क्या बात कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहे हो, तो मंडे नाइट रॉ पर बर्गर खा के लग रहा है वो जो उन्होंने हॉट डॉग खाया था उसका पेट खराब हो गया उनका, पता नहीं क्या हुआ। तो ये कुछ सीन है। अब NXT के ऊपर भी अगर वो काम कर रहे हैं तो अच्छा करें, और जल्दी से मेन रोस्टर में आके अगर वीर महान और सांगो को फिर से पेयर करें तो शायद ये कुछ अच्छा डिसीजन हो सकता है टाइम के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट थी। अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।